हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। रेशियो एनालिसिस हम इस समय कॉमर्स का सबसे कठिन टॉपिक कर रहे हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में हमने पहला चैप्टर देखा था जिसमें कि सामान्य इंट्रोडक्शन था, लिमिटेशंस थी, यूजेस थे और सावधानियां थी अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करते हुए। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से वास्तव में अनुपात विश्लेषण यहाँ से शुरू होता है कि अनुपात विश्लेषण के प्रकार या इनका वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भागों में किया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इनका वर्गीकरण देखते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनका दो भागों में हम मुख्य रूप से बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं इनको, ये देख सकते हैं आप। तो पहला हो जाएगा वित्तीय विवरणों के आधार पे। किस आधार पे? वित्तीय विवरण के आधार पर। और दूसरा क्या हो जाएगा? महत्व के आधार पे। ठीक है, महत्व के आधार पर। अगर परीक्षा में पूछ ले अनुपात विश्लेषण मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, तो आपको 2 लगाना है, 3 नहीं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला आपका हो जाएगा चिट्ठा। पहला क्या हो जाएगा? चिट्ठा अनुपात। बैलेंस शीट रेशियो, बैलेंस शीट रेशियो। दूसरा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लाभ हानि अनुपात, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और तीसरा जो हमारा हो जाएगा अन्य अनुपात। अदर रेशियो। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा 3 रूप से चिट्ठा अनुपात में क्या क्या होगा हमारा, ये चीज़ आपको जानना है कि चिट्ठा अनुपात यानी कि चिट्ठे में हम कौन कौन सा रेशियो बनाते हैं। तो चिट्ठे से संबंधित जैसे कि आप देख सकते हैं एसेट्स, करंट लायबिलिटी, और जो मालिकों से संबंधित शेयर आदि के जितने भी अंश होंगे, अभी हम आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितने भी चिट्ठे से संबंधित आंकड़े उठा के जो अनुपात बनाए जाते हैं वो चिट्ठा अनुपात में आएगा। दूसरा लाभ हानि अनुपात, जो लाभ हानि से हम जैसे कि ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सारे जो हैं परिचालन अनुपात, ऑपरेटिंग जो है रेशियो, ये सारे जो अनुपात निकालते हैं हम वो लाभ हानि खाते से यानी निकालते हैं, तो उसे लाभ हानि अनुपात कहते हैं। अन्य अनुपात, इन दोनों को छोड़ के जो अन्य प्रकार से हम कुछ कंपैरिजन करके जो रेशियो बनाते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? अन्य अनुपात हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जानना है। जैसे कि अन्य अनुपात में क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट रेशियो हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेशियो के बाद अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जैसे स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार से फिक्स एसेट्स रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार से कई सारे अनुपात यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से अनुपात हैं? तो ये आपका। अब तीसरा जो हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गए हमारे। अब ये एक यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक है महत्व के आधार पे। तो हम मेनली यही पढ़ेंगे, महत्व के आधार पे रेशियो। हम वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सारे इसमें शामिल होंगे जो कि उसमें हैं, लेकिन आपको प्रकार जानने रहना है, परीक्षा में पूछ सकता है। इसमें क्या हो जाएगा? पहला लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी जिसे आप कहते हैं साफ साफ शब्दों में यही है। दूसरा जो हो जाएगा बिक्री निष्पादन अनुपात। ये अभी हम इसको डिटेल में तीनों देखेंगे। तो यहाँ पे बिक्री निष्पादन के बाद अब हो जाएगा अंतिम जो है वित्तीय अनुपात हो जाएगा।
वित्तीय अनुपात। अगर यहाँ पे हम बात करें वित्तीय अनुपात की, तो यहाँ पे कभी कभी परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न बनता है, अल्पकालीन देय क्षमता व दीर्घकालीन देय क्षमता। तो ये दो प्रकार से बन जाता है, अल्पकालीन देय क्षमता, अल्पकालीन देय क्षमता व दीर्घकालीन देय क्षमता। तो ये जो एक साल के अंदर के रहेंगे वो अल्पकालीन में आएंगे, बाकी दीर्घकालीन में आएंगे। तो अब चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं और इसको डिटेल में देखते हैं महत्व के आधार पे। पहला देखेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात, यहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से आपसे पूछ सकता है कभी भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे ज़्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की अगर हम बात करें तो ये भी दो प्रकार से पूछा जाता है, दो प्रकार से ये भी है दो प्रकार का, लेकिन जो है मुख्यतः जो है लाभ हानि अनुपात, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही इसमें अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या हमारा आता है। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं कि लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात का पहला भाग अब हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है परीक्षा में आपका प्रश्न सबसे ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे लाभदायकता अनुपात में हम देखेंगे कि यहाँ पे बिक्री क्या हो जाएगा, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात, बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात। और दूसरा क्या हो जाएगा इसी के अंतर्गत, ये है पूंजी पर आधारित, पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात। ठीक है, इसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप कहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहेंगे। तो हम पहला देखेंगे बिक्री पर आधारित अनुपात, लाभदायकता अनुपात। देखिए यहाँ पे दो भागों में बांटा जाएगा, बिक्री पे यानी कि जो सेल्स पे डिपेंडेंट होंगे, जो रेशियो सेल्स से निकलेंगे वो बिक्री पर लाभदायकता अनुपात में आएंगे। और दूसरा पूंजी पर आधारित लाभदायकता अनुपात, ये जो पूंजी से संबंधित इन्वेस्टर्स होते हैं या जो इनके मालिक होते हैं वो सारे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो सबसे ज़्यादा करीब परीक्षा में रेशियो एनालिसिस से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे, और 2 से 3 प्रश्न में सबसे ज़्यादा संभावना है कि कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ लाभदायकता अनुपात, एक जो है क्वेश्चन हमारी पहली वीडियो से बननी तय है, और एक यहाँ से बनेगा लाभदायकता अनुपात, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में से बिक्री पर आधारित लाभदायकता अनुपात से। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको इसीलिए हम बता रहे हैं कि कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपको बनना तय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लाभदायकता अनुपात में। पहला जो है सकल लाभ अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा आपको देखिए, नाम से ही आप समझ, देखिए सकल लाभ अनुपात। देखिए एक चीज़ हम पहले बता दें कि लाभदायकता अनुपात क्या होता है। लाभदायकता अनुपात प्रत्येक बिजनेस का जो मोटिव होता है, उद्देश्य होता है, वो लाभ कमाना होता है। लाभ ही उसकी प्रेरणा होती है, यानी कि लाभ के उद्देश्य से ही वो अधिक मेहनत करता है कोई भी व्यवसायी, और अधिक से अधिक लाभ कमाने की जो चाहत रखता है वही क्या होता है कि लाभदायकता अनुपात कहलाती है। अब सकल लाभ अनुपात होता क्या है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी है। यह जो है सकल लाभ अनुपात जो है, जब आप सकल जो ग्रॉस सेल होती है, नेट सेल होती है, ग्रॉस सेल होती है, दो चीज़ होती है। जब कोई भी व्यवसायी जो है सकल सेल करता है, यानी कि कुल बिक्री करता है, और उससे जो है यानी कि नेट सेल करता है और उससे लाभ कमाता है, वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यानी कि
सकल लाभ अनुपात कहलाएगा। यह अनुपात सकल लाभ व शुद्ध विक्रय में संबंध प्रकट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इसको, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सकल लाभ अनुपात है यह क्या होता है कि जो शुद्ध बिक्री है यानी कि शुद्ध लाभ है और शुद्ध बिक्री से ये प्रकट की जाती है। व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता के निर्धारण के लिए यह अनुपात श्रेष्ठ युक्ति है। यानी कि आप जानना चाहते हैं कि व्यवसाय कितना लाभार्जन कर रहा है, तो ये सबसे अच्छी जो टेक्निक है यही है सकल लाभ अनुपात आपको ज्ञात करने के लिए। ऊंचा सकल लाभ अनुपात संस्था के लिए अच्छी स्थिति है। तो चलिए हम देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट बटे नेट सेल गुणे 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे कुल खर्चे जो होते हैं, जो उत्पादक खर्चे होते हैं, उनको कुल बिक्री से घटा दिया जाता है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अभी नेट सेल क्या होता है, नेट सेल वो होता है टोटल सेल माइनस क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। यहाँ पे नेट सेल्स का ये होगा। अब मान लीजिए कि कोई, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने एक बैलेंस शीट प्रस्तुत की गई है। उस बैलेंस शीट में आपसे क्या कह दिया गया कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपसे कह दिया गया कि ग्रॉस प्रॉफिट 25,000 रुपये है किसी व्यवसाय की। यहाँ मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है, और इसे चाहे आप 15,000 कर लीजिए, 15 लाख कर लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। 15,000 और कुल मिला के जो इसका जो नेट सेल है वो 90,000 की थी। तो अब मल्टीप्लाई आप 100 से कर देंगे तो आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात निकल के आ जाएगा। और ये व्यवसाय के लिए जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी व्यवसाय लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, तो उसका जितना अधिकतम उसको लाभ होगा तो इसको आप निकाल लीजिए। 3 0 से 3 0 ये कट जाएगा, 15 छक्का 90। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 से जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 16 छक्का 96 हो जाएगा। उसके बाद फिर जाएगा तो आपका 16 3 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 16 दूना 32। तो 16 सही यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 छक्का 96, 4 बचेगा तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, 16 दूनाई 32 हो जाएगा, फिर 8 बचेगा तो 16 पंचे 80। तो ये 16.25% जो है उसका प्रोबेबिलिटी रेशियो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा। ये जितना अधिक है, ये 30% 40% हो तो व्यवसाय के लिए और अच्छा है। ये कम ज़्यादा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका जो है सकल लाभ अनुपात, इसको आपको ध्यान रखना है कि जितना अधिक होगा ये व्यवसाय के लिए उतना ही अच्छा होगा। और व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता को ज्ञात करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण होता है यही होता है। अब अगला है शुद्ध लाभ अनुपात, नेट सेल रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। शुद्ध लाभ अनुपात, नेट अब इसको आप समझ गए होंगे, जिस प्रकार से आप ये निकाल लें ठीक उसी प्रकार से निकालेंगे। नेट प्रॉफिट आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप नीचे सबसे देखेंगे आप बाएं हाथ में, तो वहाँ पे सबसे नीचे दाएं हाथ में जो आप देखेंगे तो वो आपको नेट प्रॉफिट, वहाँ पे बाएं हाथ में नेट प्रॉफिट सबसे नीचे रहेगा, दाएं हाथ में नेट लॉस होता है। ठीक है, तो जब व्यवसाय होगा, व्यवसाय में जो नॉर्मल एक्सपेंसेज हैं जैसे कि सकल लाभ हो गया, सकल लाभ को जब आप ज्ञात कर लेंगे
उसके बाद जो उसमें खर्चे होते हैं यानी कि नॉन व्यापारिक खर्चे होते हैं उसको जब आप घटा देते हैं नेट सेल से यानी कि सकल ग्रॉस प्रॉफिट से, तो वो आपका ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम चलिए देख लेते हैं कि यह अनुपात शुद्ध लाभ एवं शुद्ध विक्रय के बीच संबंध ज्ञात करता है। जिस प्रकार से ये सकल लाभ और शुद्ध लाभ के बीच में संबंध स्थापित करता है, इसी प्रकार से शुद्ध लाभ भी क्या करेगा कि शुद्ध लाभ तथा जो है शुद्ध सेल यानी कि नेट सेल से संबंध स्थापित करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हम देख लेते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट रेशियो देखिए, नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट था यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे रेशियो ज्ञात कर रहे हैं। अब बाई नेट सेल हो जाएगा यहाँ पे फिर से एक बार नेट सेल की परिभाषा हमने ऊपर ही आपको बता दी कि किस प्रकार से आपको नेट सेल्स ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखिए ये हो गया आपका शुद्ध लाभ। अब किसी व्यवसाय का हमेशा जो होता है सकल लाभ से शुद्ध लाभ कम होता है, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान देनी पड़ेगी। ये तो इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। सकल लाभ जो है शुद्ध लाभ के बारे में, शुद्ध लाभ के बारे में यहाँ पे 15,000 रुपये, 90,000 बिक्री में 15,000 लाभ था, तो यहाँ पे कभी भी 15,000 ये हो जाएगा, या तो ये 5,000 हो गया या तो 10,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक सेकंड के लिए 10,000 इसको ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपको बैलेंस शीट दे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस देगा, तो वहाँ पे आप नेट प्रॉफिट उठा के आप नेट सेल से क्या करेंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 90,000 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 9 90, यहाँ पे ये हो जाएगा और भागे 100। तो यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो 9 1 का 9 हो जाएगा, फिर 9 1 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11,99 फिर 1 हो जाएगा, तो फिर 11.11 यहाँ पे हो जाएगा आपका रेशियो प्रतिशत। तो ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना जरूरी कि ये आपका कितना प्रतिशत 16.25% निकला और ये 11.1% निकला है, यानी कि इसमें डिफरेंस कम है। यही एक चीज़ होना चाहिए कि पहली चीज़ तो ये है कि नेट प्रॉफिट भी जितना ऊंचा रहेगा व्यवसाय के लिए उतना अच्छा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना जरूरी है कि नेट प्रॉफिट ऊँचा होना अच्छी बात है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट तथा नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना व्यवसाय के लिए अच्छी बात नहीं। इसलिए इन दोनों के बीच में जितना कम डिफरेंस रहेगा वो व्यवसाय के लिए अच्छा होगा, यानी कि उस व्यापारी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अधिक लाभ हो जाएगा। यह सकल लाभ अनुपात की तुलना में बेहतर व्याख्या करता है। यह जो लाभ की है ये शुद्ध लाभ की व्याख्या करता है, यानी कि सकल लाभ में सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो नहीं जुड़े होते हैं, ये बेहतर व्याख्या कर लेता है कि इसकी शुद्ध लाभ की। यह अनुपात जितना होगा व्यवसाय के लिए उतनी अच्छी स्थिति होगी। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, शुद्ध लाभ अनुपात। तो शुद्ध लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ जो आएगा वही आपको लाभांश होता है व्यापारियों के लिए, जो होता है उनके जो शेयर्स होते हैं उनके लिए लाभांश उसी से दिया जाता है, रिजर्व से बनाए जाते हैं, सारी चीज़ें इसी से बनाई जाती हैं। तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब आगे हम बात करते हैं जो नई संपत्तियाँ खरीदना हो, वो सारी चीज़ें इससे होती हैं ज़्यादातर व्यवसाय के प्रगति के लिए, जो सारी शुद्ध लाभ होता है। अब अगला एक इम्पोर्टेंट हो जाता है तीसरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो यानी कि परिचालन अनुपात। परिचालन अनुपात, नाम से ही आप समझ गए होंगे कि व्यवसाय के परिचालन में जो भी खर्चे किए जाते हैं वो परिचालन अनुपात में शामिल किए जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप देखना है तो यह अनुपात संचालन लागत यानी कि परिचालन लागत व विक्रय के मध्य संबंध स्थापित करता है। जो सेल हुए हैं वो कितना हुआ है, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, यानी कि संचालन लागत
या परिचालन लागत कितने हुए हैं, उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। यदि सेल अधिक हुआ है तो सिंपल सी बात है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अधिक होगा, और इन दोनों का अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना कम होगा व्यापार का लाभ उतना ही अधिक होगा। तो इसमें बेचे गए माल की लागत तथा अन्य संचालन व्यय जैसे कि कार्यालय व्यय हो गया, प्रशासनिक व्यय हो गया, विक्रय व्यय आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो इसमें आप समझ जाएंगे कि इसमें ऑपरेटिंग व्यय, कार्यालय व्यय जितने भी होंगे, प्रशासनिक व्यय हो जाएंगे, सैलरी हो जाएगी, विक्रय आदि व्यय जो होंगे इसमें आ जाएंगे। अब ऑपरेटिंग रेशियो कैसे निकालेंगे ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो हम चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसको आप समझ गए होंगे परिचालन व्यय में क्या ज्ञात करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए आपको दो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक तो ऑपरेटिंग कास्ट आपको निकालनी पड़ेगी अलग से। ऑपरेटिंग जो कास्ट आप निकाल लेंगे उसको नेट सेल से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाई नेट सेल मल्टीप्लाई बाई 100 आपका क्या हो जाएगा, परिचालन अनुपात निकल आएगा। ठीक है, तो परिचालन अनुपात आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा भी मेथड यहाँ पे कई जगह दिया रहता है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे हम लगा देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो आपको माल बेचने में जो लागत आई है, जो खर्चे हुए हैं, और ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जितना भी आपको माल बेचने में खर्चा आया है और जितना आपका जो है ऑपरेटिंग खर्चा आया उसको आप नेट सेल से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नेट सेल से, और उसके बाद आप मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये आपका निकल आएगा। दोनों प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होगी उसमें ये दोनों चीज़ जुड़ी रहती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। इसमें अलग अलग चीज़ आपको अधिक एक्सप्लेन करके दे दिया है, आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग कोई चीज़ नहीं है। अब इसको आप मान लीजिए किसी भी व्यवसाय में हम ये मान लेते हैं कि 2.5 लाख का क्या हुआ कि 2.5 लाख का जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुआ है, और आपका 1.5 लाख का क्या हुआ है आपका, चलिए हम देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लीजिए कि माल को बेचने में 25,000 का खर्चा आया, हम 2.5 लाख नहीं, छोटी अमाउंट ले लेते हैं आपको समझने के लिए, और 15,000 रुपये आपका किस में आया है, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और टोटल सेल हम मान लेते हैं कि ये आपका 50,000 है। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दोनों हो जाएगा 40,000 बाई 50,000, इसको काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 लाख। तो ये आपका किस में आता है, ये प्रतिशत में आता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। 4/5 कितना हो जाएगा, 80%। अब यहाँ पे जो है ये 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लिए कि ये किस प्रकार से 80%, या अगर आपको अलग दिया है तो ये टोटल आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 40,000 हो जाएगा। अब बटे आप कितना कर देंगे, 50,000 आप कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फिर भी आपका मल्टीप्लाई बाई 100 यहाँ पे हम करना भूल गए हैं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये आपका यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 80% आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप परिचालन व्यय यानी कि ऑपरेटिंग आप निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग व्यय। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप फैक्ट जान लीजिए, नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे आपको बोल के समझा दे रहे हैं। देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस संबंधित एक चीज़ जो है बड़ी बात ये कही गई है कि यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्थायक, जो यह अनुपात जितना अधिक होगा यानी कि 80% है, सॉरी जितना कम होगा, सॉरी ये जितना भी कम होगा संस्था के लिए उतनी ही अच्छी स्थिति होगी। देखिए जब आप माल बेचते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा करते हैं यानी कि वो व्यय जो है उसको बेचने के लिए आप मान लीजिए कि 50,000 का आपने माल बेचा, 50,000 का आपने माल बेचा और क्या करिए कि आपने कितना 49,000 रुपये आपने क्या कर उसमें खर्चे कर दिए माल बेचने से संबंधित जो भी सारे खर्चे हैं।
अब आपके पास बचा क्या, 1000 रुपये बचा, तो ये कोई प्रॉफिट है, कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है। तो ये कितना अधिक होगा, इन दोनों में गैप जितना अधिक होगा, ये 39 मान लीजिए, 29 मान लीजिए, तो ये जितना अधिक होगा संस्था के लिए उतना ही नुकसानदायक है। तो ये गैप जो है यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना कम होगा संस्था के लिए उतना ही अच्छा होगा। ये चीज़ आपको, संस्था की स्थिति उतनी अच्छी है क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को जो है अच्छे से मैनेज कर पा रही है। यदि इस अनुपात को 100 में से घटा दिया जाए तो शुद्ध जो संचालन लागत है यानी कि नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट रेशियो आपको ज्ञात हो जाता है। यानी कि तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आमतौर पे जो है ये 75 से 80% के बीच में होना चाहिए, सॉरी 75 से ये 85% के बीच में इसे आदर्श माना जाता है। इससे कम या इससे अगर ज़्यादा हुआ तो ये व्यवसाय के लिए क्या है, बहुत नुकसानदेह स्थिति है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो ये आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गया है। अब हम अगला एक और एक्सपेंसेस जो हम बात करेंगे, व्यय एक्सपेंसेस की बात कर देते हैं कि विभिन्न व्यय आप किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं, नीचे का हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रफ कर दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चाहे हम ऊपर का 2 नीचे का रफ कर दे रहे हैं, पूरा ही हम रफ कर देते हैं, जिससे कि आपका व्यय रेशियो। अब एक्सपेंसेस रेशियो आप सभी को पता है कि व्यवसाय में बहुत प्रकार के क्या होते हैं, व्यय किए जाते हैं। यदि टोटल व्यय आप ये ज्ञात करना चाहते हैं तो टोटल भी व्यय आप कर सकते हैं, टोटल एक्सपेंसेस बाय नेट सेल, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही, ऑपरेटिंग रेशियो ही निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि कोई आप अलग अलग व्यय का अलग अलग अनुपात निकालें तो वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे कि क्या क्या आप निकाल सकते हैं। अब व्यय अनुपात, व्यय अनुपात की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो संस्था में व्यय किए जाते हैं, बहुत से आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए जाते हैं व्यवसाय में, तो उन सब को ज्ञात करने के लिए उनका रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करने के लिए व्यय को आप ज्ञात क्यों करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे, जिससे कि जो शुद्ध संबंध है कि आपका जो नेट सेल है इसको ज्ञात क्यों करते हैं, नेट सेल से जो है उस व्यय का संबंध क्या है, इसको आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, यानी कि कितना ये है। तो यहाँ पे आप इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, या क्या हो जाएंगे कि डिफरेंस जो है एक्सपेंसेस जो है वो हो जाएंगे, या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। अब ये क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, सेल एक्सपेंसेस मतलब सेल चार्ज एक्सपेंसेस, कमीशन एक्सपेंसेस, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, वेज एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में कौन कौन से हो सकते हैं इसको आप ज्ञात कर लीजिए। आप इसी को, यही फॉर्मूला रख के कोई भी एक्सपेंसेस पूछ लेता है, यहाँ पे आप सैलरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, पहला हो जाएगा। दूसरा कमीशन आप ज्ञात कर सकते हैं, कमीशन एक्सपेंसेस। तीसरा आप यहाँ पे वेजेज एक्सपेंसेस ज्ञात कर सकते हैं। चौथा आप मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ज्ञात कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आप ज्ञात कर सकते हैं, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन
जितने भी एक्सपेंसेस है इसको आप क्या कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। अब ये फिर से एक बार यही वही कहानी हुई कि ये जितना कम रहेगा उतना ही व्यापार के लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। तो इस प्रकार से आप इसको विभिन्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो में हमने दो पार्ट देखा था, एक लाभदायकता अनुपात में जो है यहाँ पे हमने देखा था कि बिक्री पर लाभदायकता अनुपात ये हो गया। अब दूसरा पूंजी पर लाभदायकता अनुपात, यहाँ से प्रश्न कम बनेंगे लेकिन हम एक नज़र में इनको देख लेते हैं। पूंजी पर लाभदायकता अनुपात ये है, बिक्री पर लाभदायकता अनुपात ये सबसे इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न बनना परीक्षा में निश्चित रूप से तय है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं पूंजी पर जो भी व्यय हैं वो किस प्रकार से और कितना किए जाएंगे। तो पूंजी पे अनुपात की हम बात करते हैं, पूंजी व्यय अनुपात की। तो यहाँ पे हम चलिए अब इसको लाभदायकता अनुपात में अब हम देख लेते हैं क्या है, विनियोजित पूंजी प्रत्याय या प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, ये दो चीज़ है। तो पूंजी पर अनुपात, लाभदायकता अनुपात कर लेते हैं, जिससे कि आप शुद्ध रूप में क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल, फिटबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कई प्रकार के ज्ञात किए जाते हैं। हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछेगा, इतना आप जान लीजिए, लेकिन आप इनको जान लीजिए नाम कौन कौन से हैं इनके नाम और किस प्रकार से ये ज्ञात किए जाते हैं। एक सिंपल सा है। तो पहला इसमें हो जाएगा विनियोजित पूंजी प्रत्याय। विनियोजित पूंजी प्रत्याय को आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। अब पूंजी जो है, पूंजी विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय का इसका क्या है, इस अनुपात से जो है संस्था कि विनियोजित पूंजी तथा शुद्ध लाभ के मध्य संबंध स्थापित हुआ है। यानी कि किसी भी संस्था में कितनी पूंजी को इन्वेस्ट किया गया है और शुद्ध लाभ क्या हो रहा है। अब अगर पूंजी के अनुपात में एक रेशियो तय होता है कि अगर पूंजी अधिक अनुपात की गई है और अधिक पूंजी इन्वेस्ट की गई है और उस पर लाभ नहीं हो रहा है या लाभ नहीं कम हो रहा है, तो फिर उस पूंजी इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप व्यवसाय में पूंजी लगाएं, यदि उससे ज़्यादा आप बैंक में जमा करके आप ब्याज पा रहे हैं तो फिर व्यवसाय में आप पूंजी फंसी मानी जाएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसको आप कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे चलिए हम देख लेते हैं क्या होगा इसका रेशियो, क्या कैसे आप ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो यही हो जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, ये सेम ये होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल जो है एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, लेकिन इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम सिंपल सा नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस, ये दोनों चीज़ आप माइनस कर देंगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है, वास्तव में इंटरेस्ट आपको घटाना पड़ेगा और जो टैक्सेस हैं वो भी घटाने पड़ेंगे। बिफोर का मतलब नेट प्रॉफिट में इसमें क्या हो जाएंगे कि इंटरेस्ट और टैक्स को नहीं घटाना है। इसमें क्या होगा कि जब इंटरेस्ट, इसको यहाँ पे माइनस वर्ड यूज करना नहीं सही रहेगा, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसको यही शब्द लिखना उचित रहेगा। तो बिफोर
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहाँ पे ये चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अब दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, कितना कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है, ये चीज़ मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ज्ञात हो जाएगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल, कितना रिटर्न हो रहा है उस व्यवसाय में। ये चीज़ आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कितना रिटर्न हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से इंटरेस्ट और टैक्स यदि आप घटा दिए हैं तो उसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयमेंट से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, उसके बाद 100 से गुणा कर दीजिए। तो आपकी ये चीज़ें निकल के आ जाएगी, यानी कि विनियोजित पूंजी प्रत्याय आपका निकल के सामने आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ में। एक अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या होगा कि इससे क्या हो जाएगा कि यह जितना अधिक होगा, यानी कि रिटर्न जितना अधिक होगा उतना ही व्यवसाय के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ इसको याद रखिएगा, यदि परीक्षा में पूछेगा भी तो इतना पूछेगा कि विनियोजित पूंजी प्रत्याय, यानी किसी भी कैपिटल पर रिटर्न जितना अधिक होगा उतना ही अच्छी बात है ना, कि कम होगा तो अच्छी बात है, कम प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है नहीं ना, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो अच्छी बात है। तो सिंपल सी बात है, यही है। अब संपत्तियों पर प्रत्याय, यानी कि प्रत्याय का यहाँ पे रिटर्न है, संपत्तियों पर प्रत्याय, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना, रिटर्न ऑन एसेट्स। आप पूंजी भी लगाए हैं उसमें से भी तो एसेट्स जो लगाए हैं, संपत्ति जो लगाए हैं उस पर भी तो आपको वो इसे ROA, तो ROA हमारा कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज़ आपको यहाँ पे फिर से जानना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर जो होएगा, आफ्टर टैक्सेस और इंटरेस्ट। यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होगा वो टैक्स और इंटरेस्ट के बाद होगा। नेट प्रॉफिट वहाँ पे बिफोर था लेकिन यहाँ पे आफ्टर होगा, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। और यहाँ पे फिर नीचे क्या आ जाएगा, आपका वही आ जाएगा जो पहले आपने करते थे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आपका 100 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे कि फिक्टिशियस एसेट्स में क्या आएगा, तो फिक्टिशियस एसेट्स में आपको पता है कि गुडविल आएगी, उसके अलावा आप बात करेंगे तो यहाँ पे तो ये आपका संपत्तियों पर प्रत्याय हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे दो चीज़ें और हैं जिसको कि यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पे आपको बस सिंपल सा उनका नाम बताए दे रहे हैं, उनके बारे में बताए दे रहे हैं। आप चाहें तो हम उसको समझा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए बस। तो अगला जो हमारा हो जाएगा स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। जो इसके स्वामी होते हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं तो उसको आपको कैसे ज्ञात करना है, उस पर कितना जो कोषों पे रिटर्न हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। तो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये स्वामित्व कोषों पे प्रत्याय पे अनुपात, यह अनुपात क्या होता है कि यह अनुपात ब्याज व कर घटाने के पश्चात शुद्ध लाभ एवं स्वामियों के कोषों के मध्य निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ब्याज व नेट प्रॉफिट में से ब्याज और कर यहाँ पे टैक्स घटा देंगे और उसके बाद स्वामियों के जो है मध्य जो कोष है उसको निकाल लिया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स में हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ पे डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड, जितने शेयर होल्डर्स फंड होगा वही होगा। तो यहाँ पे
यही चीज़ होगा, आपको ध्यान रखना होगा। जो यहाँ पे था ऊपर वही चीज़ होगा, बस यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यह अनुपात अंशधारियों के विनियोग पर अर्जन शक्ति को प्रकट करता है। यदि ये अधिक है तो अधिक इनको लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है। यह संस्था के भावी अनुमान में भी सहायक है यानी होते हैं, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इस पे इन्वेस्टमेंट या शेयर खरीदना चाहता है वो इससे ज्ञात कर सकता है। ये शेयर होल्डर्स कैपिटल यहाँ पे हो जाएंगे, ये शेयर होल्डर कैपिटलों के लिए हैं। शेयर होल्डर्स कैपिटल। तीसरा बात हम करते हैं इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे, समता पूंजी पर प्रत्याय। अब आप सभी को पता है कि समता पूंजीधारियों को सबसे लास्ट में जो है इनका नंबर आता है रिटर्न ऑन इक्विटीज कैपिटल। ठीक है ना, तो समता पूंजी पर इनका सबसे बाद में इनका अधिकार होता है। तो यह जो है जो स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय के बाद इनको जो है मिलेगा। तो आप सभी को पता है कि इसमें कैसे होगा। तो ये देखिए इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रिटर्न को छोड़ के रिटर्न पहले मिलता है टैक्स के पहले, और जो आपकी संपत्तियों पे क्या होता है जब बाद में टैक्स एंड इंटरेस्ट घटाने के बाद ही उस पर संपत्तियों मालिकों को कुछ मिलेगा। तो ठीक वही है यहाँ पे, जहाँ संपत्तियों एवं मालिकों की बात आती है, स्वामित्वों की बात आती है, वहाँ पे आप आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे अब नीचे जो उनका यहाँ पे किनका था, यहाँ पे जो आप टोटल देखेंगे टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शेयर होल्डर्स थे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए नेट प्रॉफिट हो जाएगा आफ्टर जो है इंटरेस्ट एंड टैक्स, और प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, यानी कि जो इनको लाभांश मिल चुका है उसको भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद इनका कुछ अधिकार होता है और इनका निश्चित होता है, इसलिए इनको जो भी निश्चित है उसको देने के बाद इनका जितना बचेगा इन पर अधिकार होगा। और तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्सेस एंड इंटरेस्ट माइनस क्या हो जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड। यहाँ पे आप डिवाइड क्या हो जाएगा इक्विटीज कैपिटल से हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल बाई इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस प्रकार से इनका ज्ञात हो जाएगा। इसके अलावा अन्य अनुपात भी यहाँ पे निकलते हैं, जैसे कि लाभांश अनुपात हो जाएगा, यील्ड रेशियो हो जाएगा, भुगतान डिविडेंड रेशियो हो जाएगा, और अर्निंग शेयर हो जाएगा, उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो। कुछ और रेशियो हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी परीक्षा के जैसे कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। अगर बनने पहली बात तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना कम है, यदि बनेगा तो इन्हीं 2-3 में से आपको बन जाएगा। तो ये चीज़ है आपका, तो ये लाभदायकता अनुपात हो गया है। अगली वीडियो में हम इसके बाद बताएंगे कि बिक्री या टर्नओवर से जो है उसको वो रेशियो देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में इसी रेशियो एनालिसिस के दूसरे महत्वपूर्ण प्रकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।